आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम अर्थशास्त्र बीए प्रथम वर्ष की क्लास देख रहे हैं, तो जैसे ही हम अर्थशास्त्र का अध्ययन आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने को मिलता है कि अध्ययन की प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं, कितनी विधियाँ हैं और क्या उनके गुण हैं, क्या उनके दोष हैं, किस प्रकार से उनके द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण टॉपिक हमें देखने को मिलता है। तो उसी के अंतर्गत आज हम अध्ययन की विधियों को देखेंगे। तो अध्ययन की विधि कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। और यदि हम किसी भी शास्त्र, किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं तो उसके 2 उद्देश्य होते हैं। कौन सा होता है? प्रथम कि तथ्यों के माध्यम से कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करना, अर्थात जो उसका जानकारी है उस विषय की, तो उस जानकारी के कारण देखेंगे कि इसका कारण क्या है और इसका जो परिणाम निकला है, उस अंतिम जो उसका परिणाम निकला है जानकारी का, तो उनके बीच हम संबंध स्थापित करेंगे। और दूसरा क्या उद्देश्य होता है कि प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। मतलब जब हमने देखा उस दूसरा उद्देश्य क्या है कि प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर, मतलब जो हमें रिजल्ट मिला है तो उस रिजल्ट को हमें जो लॉ होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनमें अप्लाई करना। कि जो यह लॉ है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का लॉ है, तो उसमें हमें जो बाकी क्वांटिटीज़ होती हैं तो उनको ऐड करके और सिद्ध करना यह है कि ये सिद्धांत सही है और जो हमारा परिणाम आया है वो सिद्धांत के अकॉर्डिंग है ना। तो ये 2 उद्देश्य हमने देखे। किसी भी शास्त्र के अध्ययन के 2 उद्देश्य होते हैं और इन दोनों ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, मतलब जो यह दोनों उद्देश्य हैं कि एक तो जानकारी से उसके कारण परिणाम में संबंध स्थापित करना और जो हमें रिजल्ट मिल गया है उसको सिद्धांतों में प्रदर्शित करना, मतलब सिद्धांतों के माध्यम से दर्शाना, है ना। तो इन दोनों ही उद्देश्यों की अध्ययन के लिए जिन प्रणालियों का उपयोग किया जाता है वे प्रणाली कौन सी कहलाती हैं? अध्ययन की प्रणालियाँ कहलाती हैं, है ना। अब जो प्रोफेसर कोशा हैं तो उन्होंने क्या कहा है? उनके अनुसार कि रीति शब्द से आशय उस तर्कपूर्ण पद्धति से होता है जिसका प्रयोग सच्चाई को खोजने या उसे व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब एक नियम होता है। नियम का अर्थ क्या होता है कि इस नियम के आधार पे आप कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, सही गलत का पता लगा सकते हैं ना। तो अर्थ वही है ना। तो जैसे कि अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है और इसके अंतर्गत भी आर्थिक घटकों के कारण और परिणामों में संबंध स्थापित करके आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है ना। तो आर्थिक मतलब धन से संबंधित जो भी घटक होते हैं तो उनके कारण और क्या कारण है धन के घटने बढ़ने का और उसका परिणाम क्या होगा कि पहले तो इतनी इसका कारण था लेकिन इसका रिजल्ट ये आया। तो उन दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए जिन लॉ का प्रयोग किया जाता है और उन लॉ के द्वारा इस सभी नियम को दर्शाया जाता है ना। तो इन प्रणालियों के द्वारा ही दर्शाया जाता है ना। अर्थशास्त्र में इनके अध्ययन के लिए निगमन तथा आगमन 2 प्रणालियाँ का प्रयोग किया जाता है ना। तो अर्थशास्त्र में 2 प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी? निगमन तथा आगमन, है ना। अब इनकी हम विस्तृत व्याख्या देखेंगे, है ना। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है कि निगमन प्रणाली, और इसी को हम क्या कहते हैं? अनुमान प्रणाली, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस प्रणाली का उपयोग किसने किया है ना। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मिल माल्थस सीनियर, है ना। यह 3 जो बहुत ही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, और भी अर्थशास्त्रियों ने इस प्रणाली का प्रयोग किया है लेकिन यह प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं। तो इन्होंने अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए निगमन प्रणाली का प्रयोग किया है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, अर्थशास्त्र का अध्ययन एक प्रणाली से नहीं हो सकता, ठीक है। अर्थशास्त्र में जो दोनों प्रणाली हैं तो दोनों लेफ्ट राइट लेग्स, दोनों पैरों के समान हैं कि निगमन बायां पैर तो आगमन दायां पैर, है ना। तो इन अर्थशास्त्रियों ने आगमन प्रणाली का भी प्रयोग किया है ना। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है और ऐसा हमको बिल्कुल माइंड में नहीं रखना है कि सिर्फ एक ही प्रणाली से अर्थशास्त्र का अध्ययन हो सकता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए हमें दोनों प्रणालियों का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थशास्त्र पूर्णतः अर्थशास्त्र का अध्ययन दोनों प्रणालियों से होता है। ओके, तो
इस प्रणाली में क्या होता है, इस प्रणाली में सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य का पता लगाया जाता है। इसमें स्वयं सिद्ध एवं आधारभूत मान्यताओं को आधार मानकर सिद्धांतों एवं नियमों का प्रतिपादन किया जाता है ना। तो उदाहरण के लिए देखेंगे कि स्वयं सिद्ध तथ्य है, यह एक स्वयं सिद्ध तथ्य है कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है ना, कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है। वह कितनी भी आयु ले ले लेकिन अंत में उसकी मृत्यु होती है ना। तो इस प्रणाली में इस तथ्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राम श्याम सोहन है ना, जो कि मनुष्य हैं वे मरणशील हैं। तो यह होता है निगमन प्रणाली का कॉन्सेप्ट है ना, कि जो एक फिक्स मान्यता है कि मनुष्य की मृत्यु होगी, तो कोई भी मनुष्य हो उसकी मृत्यु होगी, हम इस आधार पे यह कह सकते हैं। ओके, अब क्या है कि इस प्रणाली में निष्कर्ष निकालने के लिए कोई प्रयोग या परीक्षण नहीं किया जाता, इसमें कोई प्रयोग परीक्षण नहीं किया जाता, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसमें जो लॉ होते हैं उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाल लिए जाते हैं है ना। केवल प्रचलित मान्यताओं को सच मानकर उनके आधार पर निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं ना। इसलिए प्रोफेसर जेबिन्स ने इस प्रणाली को इस प्रणाली को क्या कहा है, ज्ञान से ज्ञान प्राप्त करना है ना। चूँकि इस प्रणाली में निष्कर्ष अनुमानों के आधार पर निकाले जाते हैं, इसलिए इसे निगमन प्रणाली को अनुमान प्रणाली भी कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं कि अर्थशास्त्र में अनेक आर्थिक नियमों को प्रतिपादन के लिए निगमन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह एक आधारभूत तथ्य है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु की इकाइयों का जैसे जैसे अधिक उपभोग करता जाएगा, उसे प्रत्येक इकाई से घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम किसी भी वस्तु का, किसी भी थिंग्स का उपयोग करेंगे, तो वो जितने, जैसे कि पहले उसमें 100% कोई भी पात्र है, उसमें 100% कोई भी पदार्थ रखा है, तो एक बार जब हम उसको यूज कर लेंगे तो वो 100% से तो कम हो जाएगा, भले ही हम 5% लेंगे, लेकिन फिर 95% बचेगा। फिर हम 5% लेंगे तो वो 90 बचेगा है ना। तो जब हम अगली बार इसी तरह किसी भी वस्तु का उपयोग करेंगे, तो उसमें हमको अगले उपयोग पर कम क्वांटिटी देखने को मिलेगी है ना। तो इस आधार पर उपयोगिता हास्य नियम का प्रतिपादन किया गया है, और यह नियम व्यक्ति विशेष जैसे राम श्याम आदि पर भी लागू होता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि निगमन प्रणाली क्या होती है। तो निगमन प्रणाली क्या होती है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य का पता लगाना ही निगमन प्रणाली के अंतर्गत होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे निगमन प्रणाली के गुण। तो निगमन प्रणाली का गुण, पहला गुण कौन सा है, सरलता, कि निगमन प्रणाली अत्यंत सरल है। इस प्रणाली में किसी प्रकार के प्रयोग नहीं किए जाते, केवल स्वयं सिद्ध तथ्यों को आधार मानकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसलिए यह सरल है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया इसका गुण, सरलता। दूसरा, आंकड़ों को एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रणाली में हमें आंकड़ों को एकत्र करने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें स्वयं सिद्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं है ना। आंकड़ों को एकत्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब तीसरा गुण क्या है इसका, यथार्थता। क्या है, यथार्थता। तो इस रीति से निकाले गए निष्कर्ष प्रायः निश्चित एवं शुद्ध होते हैं। ये निष्कर्ष चूंकि तर्क के आधार पर खरे होते हैं, अतएव इनमें त्रुटि की संभावना नहीं रहती है ना। इसमें त्रुटियों की प्रायः संभावना नहीं रहती, इसलिए इससे निकाले गए निष्कर्ष यथार्थता के करीब होते हैं। अगला गुण क्या है, तो निष्पक्षता। इस प्रणाली का एक गुण निष्पक्षता भी है। इसके अंतर्गत आधारभूत एवं स्वयं सिद्ध तत्वों को आधार बनाया जाता है। इसमें अन्वेषणकर्ता निष्कर्ष को प्रभावित नहीं कर सकता, अतः इस प्रणाली से प्राप्त निष्कर्ष पक्षपात रहित होते हैं है ना। अब इसका अगला गुण देखते हैं कि निश्चितता। इस प्रणाली की यह विशेषता है कि इससे निकाले गए निष्कर्ष तथा बनाए गए नियम निश्चित होते हैं, क्योंकि इन्हें सामान्य तथ्यों या सत्यों का विश्लेषण करके प्राप्त किया जाता है। अतः अर्थशास्त्र जैसे अनिश्चित विज्ञान के लिए निगमन प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं कि भविष्यवाणी की संभावना। तो निगमन प्रणाली के आधार पर, अनुमानों के आधार पर भविष्यवाणी करने के लिए यह प्रणाली बहुत ही उपयुक्त है ना। अब सातवां क्या है गुण इसका, आगमन प्रणाली की पूरक। तो अनेक आर्थिक समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान आगमन प्रणाली द्वारा संभव नहीं होता।
इसके समाधान में निगमन प्रणाली आगमन प्रणाली की पूरक के रूप में कार्य करती है। इसी प्रकार आगमन प्रणाली से प्राप्त निष्कर्षों की जांच भी निगमन प्रणाली द्वारा की जा सकती है। अब 8वां गुण क्या है इसका? सर्वव्यापकता। तो इस प्रणाली द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सामान्य सत्य पर आधारित होते हैं, परिणाम स्वरूप वे हर स्थान और हर परिस्थिति में लागू होते हैं। उदाहरण के लिए मांग का नियम, उपयोगिता हास्य नियम आदि ऐसे नियम हैं जो सर्वव्यापक हैं, है ना। तो ये थे हमारे गुण, ठीक है, कहेंगे निगमन प्रणाली के। अब हम देखेंगे निगमन प्रणाली के दोष क्या है ना। तो निगमन प्रणाली, क्योंकि कोई भी विषय है तो उसके दो ही पहलू होते हैं कि एक गुण होंगे और दोष होंगे। ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसमें गुण ही हो दोष भी हैं सभी पहलुओं में, ठीक है। तो देखते हैं निगमन प्रणाली के दोष। तो निगमन प्रणाली की प्रोफेसर रोसर, प्रोफेसर हिल्डेब्रांड, लिस्ट आदि अर्थशास्त्रियों ने निम्नलिखित आधारों पर आलोचनाएं की हैं। तो पहली आलोचना किस प्रकार की गई कि प्राप्त निष्कर्षों की जांच का अभाव। तो निगमन प्रणाली में प्रचलित मान्यताओं को सत्य मानकर निष्कर्ष निकाली जाए। जैसे कि हमने देखा कि जो निश्चित होता है, जो मान्यताएं होती हैं उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं। तो वे मान्यताएं स्वयं सत्य हैं नहीं, इसकी जांच की सुविधा निगमन प्रणाली में नहीं है। यदि तथ्यों का आधार ही असत्य हुआ तो सिद्धांतों की सत्यता का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये कहने का अर्थ है कि जिन मान्यताओं को लेकर हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, यदि वो मान्यता ही गलत निकली तो वो निष्कर्ष तो कोई अर्थ ही नहीं है उसका निकालने का। अब दूसरा प्रश्न, दूसरा दोष क्या है निगमन प्रणाली का कि वास्तविकता से परे है। तो निगमन प्रणाली से प्राप्त निष्कर्ष वास्तविकता से परे होते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें केवल अनुमान तथा प्रचलित मान्यताओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं, जो कि वास्तविक कम एवं काल्पनिक अधिक होते हैं। काल्पनिक मान्यताओं के आधार पर इससे निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं, इसलिए इसको वास्तविकता से परे माना गया है ना। यह इसका दोष है। अब देखेंगे सर्वव्यापकता नहीं। तो इसमें यह एक दोष है कि सर्वव्यापकता नहीं है। यह कहना उचित नहीं है कि निगमन प्रणाली से प्राप्त निष्कर्ष सर्वव्यापी होते हैं। इसका कारण यह है कि आर्थिक नियमों का प्रतिपादन विशेष स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों की विशिष्ट परिस्थितियों का अध्ययन करके किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे नियम अन्य स्थानों के व्यक्तियों पर भी लागू हों, है ना। तो क्या है, सर्वव्यापकता नहीं है। अब चौथा क्या है, स्थैतिक दृष्टिकोण। स्थैतिक दृष्टिकोण, तो निगमन प्रणाली में एक तथ्य का अध्ययन यह मानकर किया जाता है कि अन्य तथ्य स्थिर रहेंगे, ठीक है। तो आधुनिक युग में आर्थिक परिस्थितियां स्थिर न होकर परिवर्तनशील होती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देखा है कि जो चीज़ पहले 1 रुपये में मिलती थी, है ना, अब वह 5 रुपये में मिलने लगेगी। कुछ समय ऐसा होगा कि 10 रुपये में मिलने लगेगी, 20 रुपये में वही चीज़ मिलने लगेगी। तो आर्थिक जो भी आंकड़े हैं, आर्थिक जो भी परिस्थितियां हैं वो स्थिर नहीं होती, परिवर्तनशील होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्थिरता चाहिए पड़ती है, जो कि स्थैतिक दृष्टिकोण का यह एक निगमन प्रणाली का दोष माना जाएगा, है ना। अब इसका अंतिम दोष क्या है कि संपूर्ण अध्ययन नहीं। यदि हम संपूर्ण अध्ययन अर्थशास्त्र का केवल निगमन प्रणाली से करना चाहें तो यह संभव नहीं, क्योंकि इसके लिए आगमन प्रणाली का भी प्रयोग आवश्यक है। तो ये दोष दोनों प्रणालियों को हमें मानना चाहिए, क्योंकि ना आगमन प्रणाली से अर्थशास्त्र का पूरा अध्ययन किया जा सकता है और ना ही निगमन प्रणाली से अर्थशास्त्र का पूरा अध्ययन किया जा सकता है ना। तो यह दोष तो दोनों में है। तो आज हमने देखा है कि निगमन प्रणाली या अनुमान प्रणाली क्या होती है, उसमें क्या क्या गुण हैं और क्या क्या दोष हैं, ठीक है। तो आज हमने निगमन प्रणाली का डिटेल से अध्ययन किया। इसके पश्चात हम आगमन प्रणाली देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। राधे राधे ऑल ऑफ यू।